हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअली हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को हीट करने से वो एक्सपैंड करता है, तो लेंथ में क्या परिवर्तन होगा, एरिया में क्या परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, और इन सब परिवर्तनों से और भी बहुत सारे फेनोमेना है जिस पर कि प्रभाव पड़ता है, तो उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन इज द फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद एक चैप्टर होता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो टेम्परेचर बदलता है, कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर बदलेगा, या फिर हीट देने से कई बार फेज भी चेंज होता है, जैसे आइस पिघल करके वाटर में मतलब सॉलिड लिक्विड में हो जाता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इस फेनोमेना को हम लोग फेज चेंज बोलते हैं, है ना, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीमेट्री में बेसिकली हीट डालने से टेम्परेचर चेंज और फेज चेंज का प्रभाव को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैलोरीमेट्री के अलावा और जो चैप्टर है पहला इसमें जो पहला चीज है दैट इज एक्सपेंशन। दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को तुम लोग एक्सपेंशन कहे पढ़ रहे हो? हाँ। दूसरा मतलब थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में क्या पढ़ेंगे ये भी बता दिए। तीसरा हीट ट्रांसफर। जब तुम बचपन में थे तो हीट ट्रांसफर के भिन्न भिन्न मोड पढ़े होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीनों चीज हम लोग यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉज वगैरह हैं, उन सबको भी पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर के अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे केटीजी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तुम लोग मोल कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। गैसीय स्टेट साइड तुम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या, हटा दिया गया, लेकिन जब पहले था तो गैसीय स्टेट में भी ये सब चीज डिस्कस होता था। तो हम लोग गैस का काइनेटिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट मॉड्यूल होता है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उससे बहुत अलग यहां नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में थोड़ा लिमिटेड बात ही पढ़ाया जाता है। सो इतना सारा चीज पढ़ेंगे और इससे कम से कम भी होगा तो 4 क्वेश्चन तो जेईई में आता है और 4 या 5 क्वेश्चन एटलीस्ट नीट में भी आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। राइट डाउन थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम लोग तुमको टेम्परेचर स्केल वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कैलोरीमेट्री में पढ़ाएंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, या और भी बहुत सारे स्केल हैं उसमें कन्वर्ट करना, वो सब तुमको आगे पढ़ाएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं कि हीट देने से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है। क्या हीट देने से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है, इसको तुम लोगों ने कहीं पर भी प्रैक्टिकली इसकी वजह से कोई एक्सपेंशन होते देखे हो, या फिर कहीं पर भी तुम ऐसा एहतियात देखे होगे जो कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कोई लोग मतलब इंजीनियरिंग वैसा हुआ हो कि थर्मल एक्सपेंशन के का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग किया गया हो, वैसा कोई अच्छा चीज देखे हो? रेलवे ट्रैक्स। और ये बहुत फेमस एग्जांपल है जो 9th क्लास तक में एक आध बार बताया ही जाता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होता है उसमें पटरियों के बीच में, माने जब जो 2 पटरी जहां पे मिलने वाला होता है उसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ताकि जब गर्मी के महीने में टेम्परेचर बढ़े, एनवायरनमेंट का हीटअप हो, तो फिर वो दोनों ट्रैक अगर मान लो कि एकदम टच कर रहा होगा तो एक्सपेंशन होने पे फिर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा और एक्सीडेंट होने का संभावना रहेगा। इसलिए दोनों के बीच थोड़ा गैप रखा जाता है। जो बड़ा बड़ा पुल पुलिया देखते होगे तुम, नहीं गांधी सेतु जैसा पुल, तो वहां पर तुम ध्यान से देखना तो ढेर सारे चंक्स होते हैं 2 पिलर के बीच में, है ना, और उनके बीच में तुम देखोगे कि थोड़ा सा गैप रहता है। वो इसीलिए क्या आता है कि थर्मल एक्सपेंशन से वो टेढ़ा ना हो, ब्रिज का बैलेंस ना बिगड़े। इज दैट ओके? तो थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए, मतलब थर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए इंजीनियरिंग में भी कुछ कुछ काम किया जाता है। अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं,
नहीं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं टेम्परेचर चेंज होता है। नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने से क्या क्या होता है, या तो उसका टेम्परेचर बदलेगा या फिर उसका स्टेट बदलेगा, या तो उसका स्टेट बदलेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। और जब टेम्परेचर बदलता है तो फिर क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है। हम क्या बोले कि इफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, देन ऑब्जेक्ट is expanded, then object expands, एकदम सिंपल भाषा में बोले 9th 10th क्लास के भाषा में, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और थोड़ा बहुत भी केमिकल बॉन्डिंग जानते होगे तो तुमको पता होगा कि दो एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है तो उनके बीच एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है ना, और वो उसके अबाउट वाइब्रेट करते रहता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसको ज्यादा डिटेल में 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे, हम सिंपली ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो वाइब्रेशन हो रहा था वो पहले कम एम्पलीट्यूड से हो रहा था। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से कितना दूर तक जा रहा है, कितना दूर तक जा रहा है, तो पहले कम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ाने से वो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, उसके फलस्वरूप उसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है। जब भी थर्मल एक्सपेंशन होता है तो थर्मल एक्सपेंशन is analogous to photographic enlargement, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। इसका क्या मतलब है, जिस तरीके से फोटो को अगर हम लोग A4 साइज से, पासपोर्ट साइज से A4 साइज में लेके जाते हैं अगर, तो क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। तुम लोग सबके पास कभी न कभी पासपोर्ट साइज फोटो होगा, भगवान न करे कभी A4 साइज में अगर उसको कन्वर्ट करना पड़े, तो फिर जिस प्रोपोर्शन में तुम्हारा आंख बड़ा होगा उसी प्रोपोर्शन में नाक, उसी प्रोपोर्शन में कान, हर चीज सेम प्रोपोर्शन में बड़ा होगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। जैसे इस एक स्टेटमेंट पे कई बार नीट और जेई सवाल पूछ चुका है। जैसे कि एक बार जेई क्या सवाल पूछा, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस है कैपिटल आर और दोनों एंड के बीच में जो लेंथ है दैट इज डेल्टा, दैट लेंथ इज। अब क्या किया गया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then R will increase and delta L will decrease. B part, R will increase and delta L will increase. C part, R will remain constant and delta L will decrease. C, D, R and delta L both remain constant, both remain constant. तुम्हारे हिसाब से क्या, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा, बी। अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल और आर के साथ क्या होगा, आर तो और डेल्टा एल, डेल्टा एल भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आर बढ़ेगा और डेल्टा एल घट जाएगा, ऐसा नहीं। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है,
हर चीज सेम प्रोपोर्शन में है ना। जैसे कान है, यहाँ पे छोटा सा छेद है, अगर फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होगा तो ये वाला साइज भी बढ़ जाएगा, कान का साइज तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कान का साइज बढ़ जाएगा और छेद छोटा हो जाएगा, आंख ऐसे करके बढ़ गया आंख बंद हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। इज दैट ओके? तो माने फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट का मतलब है कि हर चीज का साइज बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, आर विल इंक्रीज एंड डेल्टा विल इंक्रीज। सुनिएगा मेरी बात, एक बार और ये सवाल पूछा, ऐसे पूछा कि ये दो गैप है और इसमें मटेरियल भरा हुआ, इसमें ये एक शीट है, ये एक शीट है, ठीक है सर। और ये जो है ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R2 है, और इन दोनों के बीच का दूरी जो है ये D है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो कई बार लोगों को लगता है कि D तो बढ़ जाएगा लेकिन R1 R2 में तो गैप है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है, लेकिन वो बात सही नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देन R1 इंक्रीजेज, R2 इंक्रीजेज और ये D जो है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या हम आपको समझा पाए बात? इसमें कोई ऐसा कठिन चीज तो नहीं है, ठीक है सर। जल्दी से लिख लीजिए। पहला ये चीज आप लिख चुके हैं? पक्का? सारे लोग ये लिख चुके हैं? नहीं, नो सर, तो जल्दी लिखिए, गोली गति से। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे आखिर ये थर्मल एक्सपेंशन का वजह क्या है। देखो, अगर तुम लोग थोड़ा केमिस्ट्री पढ़े, अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है उसको थोड़ा क्वालिटेटिवली डिस्कस करते हैं। इसे तो बोल दिए कि वाइब्रेट ज्यादा वाइब्रेट करने लगा तो बढ़ गया। सुनिए मेरी बात, होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो बना हुआ होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, तो उसमें दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक। आप दोनों एटम को ऐसा मान सकते हैं कि ये स्फीयर जैसा है और बीच में एक स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग है, ठीक है। जैसे, और ये क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो है ये है मान लो मीन पोजीशन। आइडियली क्या होना चाहिए कि ये दोनों यहां से, इधर से ये A और इधर से ये A, दोनों A दूरी कंप्रेस कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये दोनों यहां से ये दूरी एक्सपेंड कर दिया। आइडियली यही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, ये ऐसा होता है, ऐसा वाइब्रेट तो कर रहा होता है, ऐसे वाइब्रेट तो कर रहा होता है, और ये कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा ये निर्भर करता है किस पे? निर्भर करता है? टेम्परेचर पे। किस पे निर्भर करता है? ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, कम टेम्परेचर है तो कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस एक को 2A भी कर देते, अगर इस एक को 2A भी कर देते तो होता क्या? ये मॉलिक्यूल, ये एटम यहां से 2A अंदर जाता और ये यहां से, और सिमिलरली यहां से 2A बाहर जाता और 2A भी, तो क्या एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम चेंज हुआ? ऑन एन एवरेज दोनों के बीच में जो दूरी था क्या वो बदला? जिसको सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ हम लोग बोलते हैं, वो बदला नहीं, क्योंकि इस मीन पोजीशन या एवरेज सेपरेशन से जितना बाहर गया उतना ही अंदर है, उतना ही। तो अगर हम टेम्परेचर दें, मतलब हीट दे, टेम्परेचर बढ़े, तो ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ भी जाएगा, तो क्या मीन पोजीशन बदलने वाला है? नहीं। क्या ये एवरेज सेपरेशन बदलने वाला है? नहीं। जो यहां पर मॉलिक्यूल था वो यहां से पहले भी पहले 1 मीटर इधर जा रहा था, फिर 1 मीटर इधर जा रहा था, बाद में 2 मीटर इधर जा रहा था, फिर 2 मीटर इधर जा रहा था, तो उसका मीन पोजीशन तो यही रह गया,
दोनों एटम के बीच का जो एवरेज सेपरेशन था वो तो सेम ही रह गया, वो तो अरे है ना। सच्चाई में ऐसा नहीं होता है, सच्चाई में ऐसा एक एटॉमिक मॉडल में, मतलब एटम और क्या और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एक जो ग्राफ बनाया गया U वर्सेस आर कर्व, ग्राफ बनाया गया U वर्सेस आर कर्व, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो मान लो कि जैसे इसमें ही स्प्रिंग खिंचाया या कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है ना, अरे है ना। और जो सेपरेशन बिटवीन एटम है वो बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदलेगा, है ना। तो सिमिलरली जो एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो दो एटम के बीच के सेपरेशन बदलने से पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व जो आता है वो कर्व ऐसा आता है, वो कर्व ऐसा आता है। और जहां कोई भी एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वहां होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। हर सिस्टम क्या चाहता है, अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और वहां पर क्या होगा, एटम, दो एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है क्या। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ये कौन सा पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसी को ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन R0, इसको हम लोग एवरेज सेपरेशन बिटवीन दी एटम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। ये जो तुमको बता रहे हैं वो यहां के बारे में है कि पहले ये वाला दूरी जो होगा वही R0 है, ठीक है, एवरेज सेपरेशन, ठीक। अब ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। अगर तुम मान लो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचोगे, जैसे ये तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचोगे, ठीक है। ऑब्वियसली हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा हो, ठीक है। तो इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे जाओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी दो सेपरेशन पे है, ठीक, एक यहां पे और एक यहां पे। ये क्या सेपरेशन है, ये एवरेज सेपरेशन से कम है और ये एवरेज सेपरेशन से ज्यादा है। ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या बता रहा है कि एक बार जो कंप्रेस हुआ और दूसरी बार, और दोनों केस में सेम पोटेंशियल एनर्जी आया है। अब यहां पर जो हम लोग लिखे ना, नीचे वाला को मिटा लेते हैं, यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं कि मीन पोजीशन, एवरेज सेपरेशन मीन पोजीशन से ए पीछे भी आया और ए आगे भी गया। इस बात का सच्चाई यहां से हमको मिल नहीं रहा है, यहां नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि ये ग्राफ जो है, ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में दूरी का डिफरेंस, दोनों में साइड में दूरी का डिफरेंस, ऊपर जाओगे तो तुमको क्लियरली दिखेगा ये डिफरेंस कि यहां पर ये इतना ही बड़ा है और यहां पर ये इतना बड़ा है ना। मेरी बात समझ में आया। ये एसिमेट्रिक ग्राफ है, मीन पोजीशन से लेफ्ट में जैसा है वैसा राइट में। ये तुमको क्या बता रहा है कि अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो कंप्रेशन में ए दूरी जा रहा है और एक्सपेंशन में हो सकता है 3a/2 जा रहा है। एक्सपेंशन में ज्यादा दूरी जाने पे वही पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, कंप्रेशन में कम ही दूरी जाने पे वो पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। इस ग्राफ से हमको दिख रहा है, इस ग्राफ से वो क्लियरली हमको दिख रहा है। ये एसिमेट्रिक ग्राफ है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी अलग है। ये दूरी क्या बता रहा है, मीन पोजीशन से कितना कंप्रेस हुआ, और ये दूरी क्या बता रहा है, मीन पोजीशन से कितना एक्सपेंड हुआ। सेम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए कंप्रेस कम करना पड़ रहा है और एक्सपेंड। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि ये दोनों कंप्रेस हुआ, दोनों लेफ्ट में 1-1 सेंटीमीटर है ना, और बाहर में एलोंगेट हो गया यहां से 2-2 सेंटीमीटर, तो ऑन एन एवरेज 1.5 सेंटीमीटर का फर्क हो गया ना। नहीं समझे मेरा बात। अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर आया और 2 सेंटीमीटर उधर चला गया तो मीन पोजीशन जो एवरेज सेपरेशन जो हो गया, मान लीजिए कि अगर ये ए था और इधर 2a हो जाता, इधर 2a हो जाता, तो एवरेज सेपरेशन तो इन दोनों 3a का बीच वाला हो गया ना। तो एवरेज सेपरेशन कहीं यहां पे आ जाएगा, इधर में भी एवरेज सेपरेशन कहीं यहां पे आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस ए के राइट में और इस ए के यस और नो, तो एवरेज सेपरेशन पहले जितना था R0 उससे बदल गया, तो
ये जो ग्राफ है सर, ये ग्राफ में जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एवरेज सेपरेशन अब R0 पे नहीं रहेगा, वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते, जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एवरेज सेपरेशन जो होगा वो R0 से दूर जाता जाएगा। मतलब जो एटम से मॉलिक्यूल बन रहा था वो ऐसे अंदर जा रहा था कम और बाहर जा रहा था ज्यादा, तो एवरेज सेपरेशन जो हो गया वो दोनों के बीच में थोड़ा बढ़ गया। पहले मान लो कि अंदर 1 आ रहा था, बाहर 2 जा रहा था, तो एवरेज सेपरेशन जो था वो मीन से थोड़ा ज्यादा था, है ना। फिर बाद में अंदर में 2 आया, बाहर में 4 चले गया, ठीक है, एवरेज सेपरेशन और बढ़ गया। तो ये जो एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम्स बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रहा है, और यही कारण है ऑब्जेक्ट के एक्सपेंशन का एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इज दैट ओके? तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, the asymmetric nature of U versus R curve is the main reason behind the expansion ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ जी, एसिमेट्रिक नेचर का क्या मतलब हुआ, अगर जितना एक पर्टिकुलर एनर्जी पे मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस हुआ उतना ही अगर एक्सपैंड होता तो मीन पोजीशन बदलता नहीं, एवरेज सेपरेशन बदलता नहीं, लेकिन कंप्रेशन कम हो रहा है और एलोंगेशन ज्यादा हो रहा है तो एवरेज सेपरेशन बदल जा रहा है। ऐसा देख रहा होगा इस ग्राफ में तुमको, अरे है ना। तो जैसे यहां पर मीन पोजीशन ये है, इसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मीन पोजीशन थोड़ा आगे चला जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो मीन पोजीशन थोड़ा और आगे चले जाएगा, तो मीन पोजीशन यहां से राइट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता चला जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? छापो जल्दी, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंशन को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। अभी हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं सो बताओ। पहले लीनियर एक्सपेंशन में देखेंगे कि लेंथ कैसे बदल रहा है, फिर एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन में देखेंगे कि एरिया कैसे बदलने वाला है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखेंगे वॉल्यूम कैसे बदलने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन लेंथ। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस से बताना कि एक इतना बड़ा रॉड है, ठीक है, इसका हम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, एक मिनट, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो इसका लेंथ थोड़ा सा बदल गया, इसका लेंथ थोड़ा सा बदल गया, मान लो डेल्टा L1 से बदल गया, डेल्टा L1 से बदल गया, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ था L1, ठीक। एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिए हम, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा फिर रॉड ही लिए, दूसरा रॉड ले लिए, इतना बड़ा रॉड ले लिए, ठीक है सर, लेंथ है L2। अब फिर से टेम्परेचर क्या किए, इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, तो फिर से थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हुआ, फिर से थोड़ा सा लेंथ। अब तुम थोड़ा सोच के बताना कि पहले जो लेंथ इंक्रीज हुआ था और अब जो लेंथ इंक्रीज किया है कौन ज्यादा होगा, डेल्टा L1 की डेल्टा L2? तो कुछ आइडिया नहीं है। जनरली ये आइडिया होना चाहिए। होता ये है कि जितना ज़्यादा डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होता है, सेम टेम्परेचर चेंज में उतना ज़्यादा उसका चेंज इन डायमेंशन होता है। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? कि अगर मान लो कि इतना ही बड़ा रॉड है, उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं, तो हो सकता है इतना बड़ा लेंथ चेंज हुआ होगा। और 1 किलोमीटर का रॉड है और उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं, तो उसका चेंज इन लेंथ जो होगा वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। यस और नो? हम ये चीज जो तुमको बता रहे हैं वो बेसिकली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन में
जो कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को समझेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा चेंज। कब? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर को। अच्छा, यहां पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में पहले हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाए तो कुछ चेंज बढ़ा, कुछ लेंथ बढ़ा। अगर एक ही बार में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए होते तो उसका टेम्परेचर लेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ता है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है उतना ही ज्यादा लेंथ का एक्सपेंशन होता है, उतना ही ज्यादा लेंथ का मतलब जो एक्सपेंशन या चेंज इन लेंथ होता है वो सिर्फ ओरिजिनल लेंथ पे ही निर्भर नहीं करता है बल्कि चेंज इन टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। किन दो चीजों पे निर्भर करता है? एक तो लेंथ ओरिजिनली कितना था, जितना ज्यादा लेंथ होगा ओरिजिनली उतना ही ज्यादा उसका एक्सपेंशन होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और दूसरी बात कि अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाएंगे तो लेंथ में चेंज ज्यादा होगा। ये दो अलग अलग बात है, ठीक है सर। अगर इस दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ हम कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये जो सिंबल है वो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ठीक। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये अल्फा को अलग है, ये कुछ और है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ठीक। और ये जो है अल्फा है। जैसे तुमको बचपन में पढ़ाया जाता होगा ना कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते थे 9th में तो एक कांस्टेंट आता था 1/m, है ना, वहां से एफ बराबर आता था ma। या 10वीं में हो गए तो पढ़ाया जाता होगा I इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v। अब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था 1/r, तो v बराबर आता था IR, या डेल्टा v बराबर I इंटू R होता था ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हमको वहां पे एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो है ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है। इसमें अल्फा क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है क्या। अल्फा को, अच्छा, ये अल्फा का वैल्यू जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू 1/L नॉट इंटू डेल्टा L बाय डेल्टा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। L नॉट क्या है सो बताओ। L नॉट इज ओरिजिनल। देखो मेरा बात समझो, असल में ये फॉर्मूला नहीं होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होता है। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डेल्टा थीटा बढ़ाएंगे ओरिजिनल लेंथ तो बदलता जाएगा ना, है ना। एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये DL बराबर L नॉट अल्फा डी थीटा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अभी मान लो टेम्परेचर है, सुनिएगा मेरी बात, अभी मान लो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा नॉट, और यहां पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू L नॉट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू L नॉट। अब फिर क्या किया हम लोग, टेम्परेचर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड टू, स्लाइटली मतलब बहुत कम, क्या कितना, थीटा से कितना चेंज कर दिए, थीटा प्लस डी थीटा, छोटा सा टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो इसका लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया, लेंथ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, लेंथ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया, DL। डेल्टा L इज बड़ा इंक्रीज इन लेंथ, DL इज छोटा इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा थीटा इज बड़ा चेंज इन टेम्परेचर, डी थीटा इज छोटा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो L नॉट है, अब अभी जो हम तुम लोगों को लिखा है क्या, DL बराबर L अल्फा
डी थीटा, यही ना लिखा है, या एल नॉट अल्फा डी थीटा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा dl बाई डी थीटा इंटू 1 बाई एल नॉट। टेम्परेचर चेंज करने से जस्ट पहले जो लेंथ था उसको हम लोग एल नॉट बोले, उसको हम लोग एल नॉट बोले। सो ये यहां पर जो एल नॉट जो हम लोग लिखे हैं ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ क्या है कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले जो लेंथ था दैट इज योर ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अगर हम ये चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर इस फॉर्मूला से आंसर नहीं आता। वैसे तुम लोग को 99.99% केस में आएगा, ठीक है, बट अगर टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से नहीं आएगा आंसर। मान लो कि एक रॉड है, उसका अभी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और अभी मान लो रूम अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और टेम्परेचर को मान लो हम अचानक से बढ़ा के कर दिए 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेट से रॉड नहीं पिघला है, तो फिर हम उसका डेल्टा एल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला, अबे ये आने तो दो, कहां चल गया? अच्छा यही था ना, फॉर्मूला ये है, एल अल्फा एल नॉट अल्फा डी थीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई एल नॉट डी एल बाई डी थीटा। इस फॉर्मूले से अगर तुम चलोगे तब तुम काम कर सकते हो। किसी भी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए डीएल बराबर लिख दोगे एल नॉट अल्फा डी थीटा, और उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ोगे। हालांकि इसका यूज कुछ एक जगहों पे ही होगा, बहुत सारे जगहों पे तो तुमको इसी का यूज होगा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं तुमसे एकदम माइन्यूट छोटा सा सवाल पूछ ले कि किसी ऑब्जेक्ट का अभी लेंथ है एल नॉट, इसकी किसी ऑब्जेक्ट का अभी लेंथ है एल नॉट, और उसके टेम्परेचर को बहुत छोटा माइनर 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री उतना हम चेंज कर दिए, तो कितना टेम्परेचर चेंज कर दिए? डेल्टा थीटा से, ठीक। तो उसका लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको देख करके बताओ तो हमारा अल्फा का यूनिट क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल नॉट, इसका यूनिट क्या होगा? खत्म। डेल्टा एल मीटर में, एल नॉट भी, तो कुछ भी यूनिट नहीं, तो डेल्टा थीटा का यूनिट क्या हो जाएगा? पर केल्विन, और 1 केल्विन का चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री सी का भी चेंज होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन, मतलब केल्विन की पावर, और शॉर्ट में इसको हम लोग पर डिग्री सी भी बोल सकते हैं, डिग्री सी इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री सी का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज, इसीलिए चल जाएगा ये बात। ठीक है क्या? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का इसका यूज बहुत सारा कराएंगे अभी, आप ये लिख लीजिए। और सुनिएगा मेरी बात, ये जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा है, ये अल्फा भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सच्चाई ये है, जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, बट अल्फा इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अल्फा भी टेम्परेचर के साथ बदलता है। और जो हम लोगों ने लिखा ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, लिखा ना? या फिर हम लोगों ने लिखा डीएल बराबर एल नॉट अल्फा डी थीटा, लिखा। विच वन इज मोर करेक्ट? लेफ्ट वन, है ना? अगर तुम थोड़ा सा इस चीज के डिटेल में जाओगे तो असल में डेल्टा एल का वैल्यू जो होता है वो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, होता है, दीवार देख रहे हो, एल नॉट डेल्टा थीटा अल्फा प्लस सम कांस्टेंट इनटू अल्फा का स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट इनटू अल्फा का पावर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इवन अल्फा कांस्टेंट हो, इवन अल्फा कांस्टेंट हो तब भी ये फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अल्फा के साथ दुर्भाग्य क्या है, मतलब अच्छा बात क्या है कि अल्फा का रेंज जो होता है बहुत छोटा होता है, अल्फा का मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत छोटा होता है। अल्फा का जनरली जो सॉलिड वॉल्यूम में अल्फा का वैल्यू आता है वो आता है 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻⁻6 के बीच में, मतलब 10⁻6 से 10⁻4 के बीच में। तो अब तुम ही सोचो कि जनरली अल्फा जो होगा, जनरली अल्फा लाइज बिटवीन 10⁻6 to 10⁻4 पर डिग्री सी।
इज दैट ओके? इट इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल? वेरी स्मॉल। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर कितना हो जाएगा? -12 और 10 टू द पावर माइनस। अब सोचो कि इसके आगे वाले जो टर्म्स होंगे उसमें अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब आने वाला, तो कितना छोटा हो जाएगा? बहुत छोटा। तो बहुत छोटा होगा तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये गरीब है, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। इज दैट ओके? तो फिर क्या बच जाएगा? डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये सच्चाई है। तुम इस रिजल्ट पे ऐसे भी पहुंच सकते हो, तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे इसको। जनरली जो होगा कि ये डीएल जो होता है वो होता है डीएल बराबर एल अल्फा डी थीटा। तो अगर तुम लिखोगे तो डीएल बाई एल इज इक्वल अल्फा इंटू डी थीटा। इज दैट ओके? और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बाई एल जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी थीटा। लेट से अल्फा इज कांस्टेंट, लेट अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट भी हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x dx होता है ln x। तो ये l इनिशियल से l फाइनल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ln l फाइनल माइनस ln l इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ln l फाइनल बाई l इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा। तो l फाइनल का वैल्यू क्या? l फाइनल बाई l इनिशियल क्या हो जाएगा? e टू द पावर अल्फा थीटा। तो l फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा? l इनिशियल इंटू e टू द पावर अल्फा थीटा। जो लोग गणित पढ़ा हुआ है उसको पता है कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है, इसका एक बड़ा सा सीरीज होता है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। शायद ऐसा ही होता है। पहला टर्म हो सकता है x हो, हाँ पहला टर्म x होता ही है। x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा बड़ा सा एक्सपेंशन होता है e की पावर x का। तो अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा पता है? l इनिशियल इंटू e टू द पावर अल्फा थीटा का पहला तो आ जाएगा अल्फा थीटा, फिर अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2, फिर अल्फा की पावर 3 थीटा की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो तुमको दिख रहा हो ना कि इस फॉर्मेट में आ रहा है, और ये सब टर्म को हम लोग बाद में नेग्लेक्ट कर देंगे। इज दैट ओके? बोलो, मेरा बात नहीं समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, खैर इस सब को हम अभी मिटा रहे हैं, तुम लोगों का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि अल्फा अगर कांस्टेंट है तो भी जो ये बात हम लोग लिख रहे हैं ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ही है, ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ही है। अल्फा एक्चुअल में जो होता है वो कांस्टेंट होता नहीं है, टेम्परेचर बदलने से अल्फा भी बदलता है। कुछ केसेस में 1-2 सवाल हम तुमको कराएंगे जिसमें अल्फा वेरिएबल होगा, और अगर अल्फा वेरिएबल होगा तो तुमको इस फॉर्मूला से आंसर नहीं मिलेगा। L बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा से नहीं मिलेगा। किससे आंसर मिलेगा? DL बराबर एल नॉट अल्फा डी थीटा से, या DL बराबर एल अल्फा डी थीटा से। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तब हमको आंसर मिलेगा। क्लियर है क्या? बोलो। एनीवे, आपने कहां तक लिख रखा है? यहां से लिखना है, पहले इसको लिख लीजिए। आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि चेंज इन लेंथ इन दोनों पे निर्भर करेगा? ठीक, इतना चीज लिखिए, फिर अब आपको बात करते हैं आगे। यहां पर जिसको ओरिजिनल लेंथ लिखा है वो ओरिजिनल लेंथ यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से जस्ट पहले जो लेंथ था दैट इज योर एल नॉट। ठीक, यहां पे तुमको बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट या रॉड जिसका लेंथ एल नॉट था, उसके टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ाए तो उसके लेंथ में परिवर्तन आ गया डीएल का, जहां डीएल का वैल्यू ये है, और अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है सर? हाँ जी सर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर बदलने से या ऑब्जेक्ट के एक्सपेंड करने से जो डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ का मेजरमेंट जो करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपने ये लिख लिया कि अल्फा मटेरियल पे भी निर्भर करता है और
टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तुम लोग कभी लेंथ मेजर किए हो? किस चीज से मेजर करते हो? किस चीज का लेंथ मेजर करते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। सुनिए मेरी बात। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, ठीक है सर। तो स्केल में तो कैलिब्रेशंस होंगे। कैलिब्रेशंस होंगे मतलब लिखा हुआ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 9, 10, 15 तक जा सकता है ना, या और भी आगे जा सकता है। ये क्या है? हमारा स्केल है। ये क्या है? और कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि टेम्परेचर बदलने से स्केल का भी लेंथ बदल सकता है और ऑब्जेक्ट का भी लेंथ बदल सकता है। थोड़ा देर के लिए इसे बंद कर दो, हाथ थोड़ा ठंडा गया। हाँ, टेम्परेचर बदलने से ऑब्जेक्ट का भी लेंथ बदल सकता है और स्केल का भी बदल सकता है। अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए स्केल का लेंथ मान रहे हैं कि स्केल एक्सपेंड नहीं कर रहा है। मतलब हो सकता है स्केल लकड़ी का हो, उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेग्लिजिबल हो, उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेग्लिजिबल हो, मतलब 0 के आसपास हो, तो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा में अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात और कि अगर हमारा डेल्टा एल है एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो एल न्यू का वैल्यू क्या होगा? एल ओल्ड प्लस डेल्टा एल, यस और नो? एल ओल्ड तो एल ओल्ड है और डेल्टा एल कितना है? एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो एल न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये बात भी आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं है, बस जो भी ओरिजिनल लेंथ था उसमें जो चेंज हुआ वो हम लिख दिए, ठीक है सर? किसका? 1 प्लस, अच्छा चलिए, वहां हम क्या x ले लिए थे? e की पावर x का एक्सपेंशन। अच्छा हम एक बार बोल देंगे उसको। सॉरी, अब हम लोग देख रहे थे क्या? इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रहा होगा, दूसरे केस में स्केल एक्सपेंड कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं कर रहा होगा, तीसरे केस में जो रियल सिनेरियो होता है दोनों कर रहा होगा। तो केस 1 ओनली ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडिंग, ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडिंग। सुनिए मेरी बात, ये स्केल है, दिस इज स्केल। तो अल्फा एस टेंड्स टू 0, अल्फा ऑफ स्केल इज 0। तो इसमें भी कैलिब्रेशंस होंगे, लिखा हुआ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक। और फिर क्या होंगे? यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ये स्केल है और ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एंड को स्केल के पहले लेफ्ट एंड पे रख देते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा एंड कहां गया, ठीक। दूसरा एंड पे जो भी लिखा हुआ होगा स्केल पे हम लोग बोल देंगे कि दिस इज रीडिंग ऑफ द, मतलब या दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि अभी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है R0, ठीक है, अभी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है R0, ठीक। अब हम लोग क्या किए, और इसका अल्फा नॉट क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अल्फा नॉट क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो अब एक बात बताओ कि अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, देन व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, तो क्या होगा? स्केल का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, स्केल का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो हो क्या जाएगा? इसका लेंथ में थोड़ा सा डेल्टा एल हो जाएगा। डेल्टा एल का वैल्यू कितना होगा? एल नॉट माने कितना? आर नॉट, अल्फा कौन सा? ऑब्जेक्ट का, इनटू डेल्टा थीटा, और ओरिजिनल लेंथ तो आर नॉट था ही, तो ये पूरा चीज क्या हो गया? आर न्यू। ये क्या हो गया? नया वाला रीडिंग, नया वाला ये क्या हो जाएगा? पुराना वाला रीडिंग प्लस जो चेंज हुआ है ना। तो आर न्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आर न्यू बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये अल्फा नॉट। ठीक, तो इसमें तो बहुत ही सरल बात हुआ, चूंकि स्केल एक्सपेंड ही नहीं किया। ये सिंपल चीज है, गोली गति से छापो। अच्छा, बीच में एक थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर दिया था कि सर एक चीज आप e की पावर x का एक्सपेंशन गलत लिख लिए थे, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हम क्या लिखे थे एक बार थोड़ा वापस से देख लेते हैं। ये डन है ना? नो सर, ठीक है तुम लिखो, बाकी जो हम लिखे थे उसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं। क्या लिखे थे आदित्य बाबू, थोड़ा बताइए तो। dl बराबर l अल्फा d थीटा, तो dl बाई एल क्या होगा? अल्फा डी थीटा। तो उसके अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? ये नहीं, 0 से, या डी थीटा का इंटीग्रेशन तो सीधे डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एल इनिशियल से एल फाइनल, एल इनिशियल को एल नॉट बोल रहे हैं, एल फाइनल को एल बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एल एन एल बाई एल नॉट, एल एन एल माइनस एल एन एल नॉट, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो अब L बाई एल नॉट का वैल्यू क्या होगा? e टू द पावर अल्फा, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल नॉट e टू द पावर अल्फा डेल्टा थीटा, नहीं, और इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस सब चीज को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, खाली ये दोनों चीज बच जाएगा। वही होता है एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये 1 हम शायद छोड़ दिए थे वहां पे, वहां एक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर था। ठीक, एनीवे ये लिख लिए हो। अब हम लोग अगला केस क्या करेंगे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड किया तो नया रीडिंग खट से हम बता दिए। अब दूसरा केस में हम लोग कह रहे हैं ओनली स्केल इज एक्सपेंडिंग। मेरा बात को समझना, देखो ये एक स्केल है, एक स्केल है, इसका लेंथ कितना है? कुछ भी लेंथ होगा, लेकिन इस स्केल पे क्या लिखा हुआ, क्या बना हुआ होगा? बहुत सारे कैलिब्रेशंस, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ होगा। इसका एक एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा अल्फा एस, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्केल, ठीक है। और फिर यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका लेंथ कितना होगा? कुछ आर नॉट है, जिसका लेंथ कुछ आर नॉट है, ठीक है। अब हम लोग अभी ओरिजिनल लेंथ जो है इसका आर नॉट है, और स्केल जो है अभी जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे इसका 1 सही में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट का एक लेफ्ट एंड को यहां पे रख देंगे और राइट एंड को देखेंगे कि कहां पहुंचा, जहां पहुंचा उसको हम लोग बोल देंगे कि इतना रीडिंग है, ठीक है क्या? आर नॉट, ठीक। अब फिर क्या हुआ? टेम्परेचर को
इंक्रीज किया, पेन नीचे। अब हम क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो क्या हमारा रीडिंग बदलेगा? रीडिंग बदलेगा नहीं बदलेगा? रीडिंग बदलेगा नहीं बदलेगा? क्यों बदलेगा? क्या ऑब्जेक्ट एक्सपेंड किया? नहीं, लेकिन स्केल एक्सपेंड कर दिया। मान लो स्केल एक्सपेंड किया तो इसका एक जो होगा थोड़ा, दो भी थोड़ा आगे चला जाएगा, तीन भी थोड़ा आगे चला जाएगा, चार भी थोड़ा आगे चला जाएगा। तो अभी जो हम 4.5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, हो सकता है कि तब यहां पर ये 4 जो चल के यहां आ गया हो, तो हम क्या पढ़ेंगे रीडिंग को? 4। हम रीडिंग को क्या पढ़ेंगे? क्योंकि एक लीनियर एक्सपेंशन इतना ज्यादा होता नहीं है कि हमको समझ में आ पाए कि 1 शिफ्ट हो गया है, ठीक है, वो बहुत माइन्यूट होता है। तो हम तो खाली जहां 1 है उसी को 1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, जबकि टेम्परेचर बढ़ने से मेरा स्केल क्या हो गया है? फॉल्टी। स्केल क्या हो गया? अब वो सही रीडिंग बता। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो होगा क्या, मेरा बात को समझना। असल में स्केल जो था सच्चाई में पहले ऐसा था और ये सत्य था, ये स्केल का 1 सही में 1 सेंटीमीटर बता रहा था। अब फिर क्या हुआ, स्केल के साथ छेड़छाड़ हो गया, टेम्परेचर बदल गया। टेम्परेचर बदल गया तो ये 1 चल करके यहां आ गया, 1 चल करके यहां आ गया, है ना। तो अब तुम ही बताओ कि जिस चीज को हम 1 पढ़ रहे होंगे, क्या वो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होगा? एक्चुअल में 1 से ज्यादा हो। कितना ज्यादा होगा 1 से? ये कितना ज्यादा होगा 1 से? थोड़ा ज्यादा होगा। कितना थोड़ा? 1 डेल्टा एल नहीं, 1 अल्फा एस डेल्टा थीटा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है बाय डेल्टा थीटा। इतना से 1 शिफ्ट हो गया, है ना? बोलो, हमारा इच्छा क्या है? इस रॉड का लेंथ पता करना, इस रॉड का लेंथ का रीडिंग पता करना। एक्चुअल में अभी जो ये रॉड है, ये रॉड जो है, इसका रीडिंग क्या स्केल बताएगा? जैसे स्केल शुरुआत में 4.5 सेंटीमीटर बता रहा था और वो सही था। हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो स्केल हमको क्या रीडिंग बताएगा, ये तुम हमको सोच के बताओ। ये हम कह रहे हैं कि ये सोच के बताओ। तो अब एक बात बताओ कि हम यहां पे क्या लिखें? अब हम इस रीडिंग को कितना, क्या हमारा स्केल अब हमको 4.5 बता रहा होगा? क्या स्केल अब R0 बता रहा होगा? क्या नहीं, असल में स्केल हमको R0 से थोड़ा कम बता रहा होगा। इसके ऑब्जेक्ट है 4.5 सेंटीमीटर का, हो सकता है कि ये 4 वहां पहुंच जाए तो स्केल मेरा रीडिंग बता रहा होगा 4। यस और नो? तो जो तुम्हारा रीडिंग जो तुम पढ़ रहे हो वो एक्चुअल रीडिंग से कम है। ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा है लेकिन तुम जो रीडिंग मेजर कर रहे हो वो कम है। अब कितना कम है, एक्चुअल में तुम क्या मेजर करके लिख रहे हो, हम वही जानना चाह रहे हैं। इज दैट ओके? एक बात बताओ कि अगर हम ये तुमको बोले कि 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इज मेजर्ड एज, असल में जो लेंथ ये था उसको हम कितना मेजर कर रहे हैं? 1। असल में लेंथ ये कितना है? 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। असल में है ये 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा, है ना? असल में तो यही है ना। लेकिन इस लेंथ को मैं कितना पढ़ रहा हूं? 1। इस लेंथ को मैं कितना पढ़ रहा हूं? तो 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इज मेजर्ड एज 1, इज मेजर्ड एज, जो 1.2 सेंटीमीटर होता उसको हम पढ़ रहे हैं कितने? 1। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं कितने? तो एक्चुअल में जो 1 यूनिट का होगा उसको हम कितना पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इज मेजर्ड एज 1। सो 1 जो एक्चुअल में होगा इट इज मेजर्ड एज 1/1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। यस और नो? और हमको कितना लेंथ को मेजर करना है? R0। एक्चुअल का 1 जो है उसको यही पढ़ा जा रहा है ना। अगर जो एक्चुअल में 1 होगा वो हमारे स्केल पे 1 से पीछे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? पक्का? तो एक्चुअल का 1 इज स्मॉलर देन 1 जो हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअल को 1 को हम थोड़ा कम मेजर कर रहे हैं और हमको कितना मेजर करना है, कितना लेंथ एक्चुअल है? तो R0 लेंथ इज मेजर्ड
मेजर्ड एज, कितना आर नॉट लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे यूनिटरी मेथड से ना, दिस इनटू आर नॉट, तो आर नॉट बाई, तो जो मेजर्ड रीडिंग होगा यहां पे हम लोग लिख देते हैं आर मेजर्ड, आर जो मेजर करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, आर नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा, दैट इज आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा की पावर -1। यस और नो? तुम लोग अभी नहीं ज्यादा पढ़े हुए हो, लेकिन जो लोग गणित के जानकार हैं उनको एक चीज मालूम है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू 1। x अगर 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पर तुम बताओ कि अल्फा एस डेल्टा थीटा जनरली तो छोटा ही होता है, अल्फा एस 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -6 में होता है, और टेम्परेचर चेंज कितना करेंगे, 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री है ना, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा अभी भी 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -4 में रहेगा, वो 1 से क्या है, बहुत छोटा है। असल एक्सप्रेशन यही है, असल एक्सप्रेशन यही है, लेकिन अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें तो आर मेजर्ड बराबर आर एक्चुअल इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा की पावर -1 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली आर नॉट। ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ये वाला चीज कब, जब ये चीज छोटा होगा, और छोटा होता है, अल्फा एस छोटा होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा। कहो हाँ। अब इससे क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में लेंथ 1 था उसको हम इस स्केल से मेजर किए तो वो लेंथ हमको कितना बताया, 1 से थोड़ा कम, 0.9 0.8 होगा कि नहीं, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट 1 का था, ठीक है, ये स्केल ओरिजिनल था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल लेंथ 1 है उसको अगर हम यहां रख के मेजर करेंगे तो अब हमको वो लेंथ कितना बताएगा, 1 से कम, 1 से थोड़ा, यहां पे दिख रहा है कि नहीं, जो एक्चुअल लेंथ था उससे थोड़ा कम है कि नहीं मेजर्ड लेंथ, पक्का पक्का सही है, बोलो कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। और यही चीज पुराने में क्या होता था कि जो बाद में, जो पिछले वाले केस में ये था ना, सॉरी हाँ, ये वाला था क्या, हाँ, इस वाले केस में क्या होता था कि अल्फा जो था, मतलब नया लेंथ जो था, मेजर्ड लेंथ जो था, वो एक्चुअल लेंथ से बढ़ जाता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक्सपेंड करेगा, है ना, तो इसीलिए यहां पे हम आर मेजर्ड नहीं लिखे, आर न्यू लिखे, ठीक है, और वही मेरा मेजरमेंट होगा भी, इज दैट ओके, जो मेरा मेजरमेंट होगा वो अब नया रीडिंग ही दिखा रहा होगा, ठीक। और यहां पर तो क्या होगा कि मेजर्ड लेंथ जो होगा ओरिजिनल लेंथ से कम होगा, ओरिजिनल लेंथ मेरा आर नॉट था, लेकिन मेजर करेंगे हम उसको आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, पक्का, जल्दी लिख लो। अब फिर दोनों को क्लब करेंगे। अच्छा, स्केल गिव्स करेक्ट रीडिंग एट सम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे स्केल करेक्ट रीडिंग दिखा रहा है यहां पर, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो आर नॉट जो है ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर्ड बाय स्केल है एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे स्केल करेक्ट रीडिंग दे रहा है, स्केल करेक्ट रीडिंग मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रहा है, तो उस टेम्परेचर पे हम ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड मेजर किए थे तो आर नॉट आया था, इज दैट ओके। इसको हम लोग कैलिब्रेशन टेम्परेचर बोलते हैं, इसको हम लोग जिस समय पे हम इसका 1 2 3, जिस टेम्परेचर पे हम 1 2 3 लिखे होंगे, ठीक, कैलिब्रेशन टेम्परेचर। और फिर उसके बाद टेम्परेचर को हम लोग, ये भी था वही, उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए बाय डेल्टा थीटा। अच्छा एक बात बताओ, सच्चाई में तो दोनों ही एक्सपेंड कर रहा होगा ना बाबू, तो एक स्केल है, दिस स्केल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा एस, दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज ऑब्जेक्ट एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा नॉट, ठीक है सर, कुछ कह रहे हो क्या, नहीं क्या हो,
दोनों अभी किस टेम्परेचर पे है? जिस टेम्परेचर पे स्केल सही रीडिंग देता है। दोनों उस टेम्परेचर पे है जिस टेम्परेचर पे स्केल सही रीडिंग देता है। ठीक, अब और इसका लेंथ मान लो हम लोग मेजर किए हैं R0। कौन सा टेम्परेचर है? T0 इज, या थीटा नॉट लिख लेते इसको, टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा नॉट। फिर क्या किए हम लोग? टेम्परेचर को इंक्रीज किए। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को कितना से इंक्रीज कर दिए? डेल्टा थीटा से। तो डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिए अगर, तो नया वाला रीडिंग जो होगा, न्यू रीडिंग जो होगा, वो नया रीडिंग क्या होगा? आर न्यू इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीडिंग बढ़ जाएगा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सपेंड किया होगा, और थोड़ा सा रीडिंग घट जाएगा क्यों? क्योंकि यस और नो। तो एक्चुअल रीडिंग तो कुछ था ही, रीडिंग जो बढ़ा होगा वो किसकी वजह से? अल्फा नॉट डेल्टा थीटा, ऑब्जेक्ट के एक्सपेंशन से, है ना। और थोड़ा सा जो घट गया होगा, अप्रोक्सीमेट हम कह रहे हैं, वो घट गया होगा कितना? आर नॉट अल्फा एस। ये किसकी वजह से? चूंकि स्केल ही थोड़ा एक्सपेंड कर गया, तो जो रीडिंग बता रहा होगा वो रीडिंग कम बता रहा होगा। आपको जो रीडिंग बता रहा होगा एक्चुअल से कम बता रहा है, एक्चुअल रीडिंग से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये जो आर मेजर्ड है, आर मेजर्ड इज इक्वल टू आर नॉट इन प्लस आर नॉट अल्फा नॉट डेल्टा थीटा माइनस आर नॉट अल्फा एस डेल्टा थीटा। इज दैट ओके? पक्का? अप्रोक्सीमेटली। ठीक, लिख लो इसको। एग्जैक्टली लिखते तो क्या लिखते? फिर वही करते हैं। ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो जाता? ऑब्जेक्ट का लेंथ बदल के कितना हो जाता? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। और इसको हमको स्केल से मेजर करना, इसको हमको स्केल से। तो अगर हम एकदम डिटेल में जाते तो कैसे लिखते हैं इसको बताओ तो जरा। डिटेल में जाते तो लिखते हैं कि 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इज मेजर्ड एज 1। नहीं, स्केल का 1 से थोड़ा बड़ा जो है उसको हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 1। स्केल जिसको 1 पढ़ रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इज रेड एज 1। तो एक्चुअल में जो 1 होगा वो कितना पढ़ा जाएगा? 1/1 प्लस अल्फा एस। और एक्चुअल में अब लेंथ हो कितना गया है? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा को हम लोग कितना पढ़ेंगे सो बताओ जरा। कितना आएगा? 1/1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इंटू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा। ठीक है, इसको ऊपर में ले जाएंगे, गुणा उना करेंगे, कुछ कुछ पार्ट को नेग्लेक्ट करेंगे, तो फिर फाइनली जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। हम उस डिटेल में भी जानबूझ के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल का बच्चा उच्चा एक आध गो तो समझ में नहीं, ज्यादातर तो वही है। ठीक है, तो बस इसको ऊपर लेके जाएंगे, -1 पावर नीचे लेके आएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे टर्म को। जैसे अगर हम इसको, अगर इनकेस हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा की पावर -1। और अल्फा एस डेल्टा थीटा क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो ये पावर जो होगा वो उतर के नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, है ना। और उसके बाद फिर जब इसको लिखेंगे तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, और फिर इससे गुणा करेंगे तो प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फा नॉट अल्फा एस डेल्टा थीटा की पावर 2। और ये वाला टर्म जो होगा ये अल्फा नॉट 10 टू द पावर -5 सब में, अल्फा एस भी 10 टू द पावर -5 -6 में, तो ये बहुत छोटा, तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा जो वही तो है, यही नहीं है, देख लो तो आगे नहीं, 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस डेल्टा
थीटा। कहो हाँ, ये एक्चुअल तरीका था चीजों को समझने का। बोलो क्या हुआ, तुमको समझ में आया? असल में सच्चाई ये था, क्या था? स्केल सच्चा था किसी टेम्परेचर पे, ऑब्जेक्ट का लेंथ इससे मेजर किए तो कितना आया? R0। फिर क्या किया हम लोग? टेम्परेचर को बढ़ाए, टेम्परेचर को बढ़ाए तो ऑब्जेक्ट तो एक्सपेंड कर गया, जिसकी वजह से मेरा रीडिंग थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्केल भी एक्सपेंड कर गया। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करके हो कितना बड़ा गया? हो गया इतना बड़ा, इतना बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करके कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया, है ना? लेकिन इसको हमको मेजर करना है कैसे? स्केल से। जो अब स्केल कैसा हो चुका है? बेईमान हो चुका है ना? वो स्केल क्या करता है? 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा को पढ़ता है 1। तो 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इज रेड एज 1। तो एक्चुअल में 1 विल बी रेड एज 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। और हमारा लेंथ कितना मेजर करना है? इतना। तो इतना लेंथ इज मेजर्ड एज 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा इनटू इतना, है ना? और इसको जब हम गणित वणित का उपयोग करेंगे तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। इसको थोड़ा लिख ही लेते सब बगल में, माइनस R0 अल्फा नॉट। तो आप चाहें तो अल्फा ऐसी है 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा। इधर ओके? बोलो हाँ, लिख लो इसको। जल्दी लिखो। एक सवाल करते हैं सर, सुनिएगा मेरी बात। 2 rods, one of एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ स्टील। 2 रॉड है, एक एल्यूमिनियम का एक स्टील का है। एल्यूमिनियम के रॉड का इनिशियल लेंथ है L1 और स्टील वाले रॉड का इनिशियल लेंथ है L2। दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल रॉड ऑफ लेंथ L1 प्लस L2। ठीक है क्या? अब दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, एक ही रॉड बना दिए, ठीक है, L1 प्लस L2 लेंथ का। कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ ईच रॉड इज इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सी। दोनों, अगर हम टेम्परेचर को T डिग्री सी से बढ़ा रहे हैं तो दोनों रॉड का चेंज इन लेंथ जो है वो सेम है। दोनों रॉड का चेंज इन लेंथ जो है वो सेम है। तो बताओ L1 अपॉन L1 प्लस L2 क्या होगा? अल्फा ए जो है एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, अल्फा एस जो है वो स्टील का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया बात? ये L1 किसका लेंथ है और L2 किसका लेंथ है? एल्यूमिनियम वाले का L1 है ना और स्टील वाले का L2। तो ये एल्यूमिनियम है और ये स्टील है। बाद में हम इस दोनों को जोड़ दिए, बट उससे सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सवाल वाला क्या कह रहा है कि अगर T डिग्री सी से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए और T डिग्री सी से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए तो दोनों में चेंज इन लेंथ जो है वो सेम है। दोनों में चेंज इन लेंथ जो है वो, अच्छा इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा? इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा? L1 अल्फा ए डेल्टा थीटा इज T। ठीक है क्या? T डिग्री सी का चेंज माने T केल्विन का चेंज। और इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा? L2 अल्फा एस डेल्टा थीटा। और कह रहा है सवाल कि ये दोनों चेंज इन लेंथ इक्वल है, तो दैट मीन्स L1 बाई L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा एस बाय अल्फा ए। यस और नो? सवाल वाला पूछ क्या रहा है? L1 बाई L1 प्लस L2। एक काम करो, दोनों साइड में पहले L2 बाई L1 निकाल लो। पहले L2 बाई L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा एस बाय अल्फा ए। दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत? अल्फा ए बाय, ठीक है क्या? अब उल्टा किए थे दोनों साइड में 1 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत क्या? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? L2 प्लस L1 बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा एस बाई अल्फा एस। यस और नो? और इसी का इनवर्स तो पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस, कहो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर बात? जल्दी लिख लो इसको,
सवाल लिख लिए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आंसर भी लिख लो। सिर्फ आशीष ही आंसर ला पाया था। जल्दी लिख लो। एक और सवाल करेंगे हम लोग। एक और सवाल है जो हम लोगों को करना है, थोड़ा देख लो बच्चों, प्यारे बच्चों। हाँ देखो जाओ। टू रॉड्स हैव लेंथ L1 एंड L2 मेड अप ऑफ मटेरियल विथ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट α1 एंड α2। दो रॉड है, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का L2 है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है? α1 और α2। और उन दोनों को हम लोग एंड टू एंड जोड़ दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। मेरा बात सुनिएगा, अगर कोई रॉड जिसका लेंथ है, कोई रॉड जिसका लेंथ है लेट्स से L0, ठीक है, और इसका एक टेम्परेचर बढ़ाने से इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा एल, इसका लेंथ चेंज हो रहा है डेल्टा एल से। तो हम लोग डेल्टा एल को क्या लिखते हैं? L0 अल्फा डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना, या डेल्टा थीटा जो टेम्परेचर चेंज है। यस और नो? अभी सवाल वाला क्या कह रहा है देखना जरा। अभी सवाल वाला क्या कह रहा है कि देयर आर टू रॉड्स। पहला रॉड जो है इसका लेंथ है L1 और एक्सपेंशन कोफिशिएंट है α1। दूसरा रॉड है इसका लेंथ है L2 और एक्सपेंशन कोफिशिएंट है α2, है ना। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए। कैसे जोड़े? एंड टू एंड। तो लेंथ कितना हो गया इसका? L1 प्लस L2। अब हम चाह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो इस कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा? इस कॉम्बिनेशन के टेम्परेचर को डेल्टा टी से या डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे और देखेंगे कितना एक्सपेंड किया। जितना एक्सपेंड किया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल नेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट इनटू। यस और नो? नहीं समझे मेरा बात? अगर हम इस दोनों कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो इसका लेंथ कुछ बढ़ा, जितना लेंथ बढ़ा दैट इज टोटल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। चूंकि ये अल्फा ना तो इसका है ना तो इसका है, दोनों के कॉम्बिनेशन का है, तो उसका नाम हम लिख दिया अल्फा इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो? तो मेरा ये कहना है सर कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस कॉम्बिनेशन में, तो ये L1 वाला रॉड भी थोड़ा एक्सपेंड करेगा और L2 वाला रॉड भी थोड़ा, और दोनों जो एक्सपेंड करेगा दोनों के एक्सपेंशन को जोड़ देंगे तो हमको नेट एक्सपेंशन आ जाएगा। तो डेल्टा एल नेट जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा, तो वो क्या होगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। यही हो जाएगा ना डेल्टा एल नेट। यस और नो? और अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज अल्फा इक्विवेलेंट, व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एल नेट डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। डेल्टा एल नेट डिवाइडेड बाय L1 प्लस, तो दैट इज, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा हाँ, अल्फा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एल नेट अपॉन L1 प्लस L2 अपॉन डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल नेट कितना हो जाएगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा, तो अल्फा इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस, कहो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी रॉड का अगर तुमको एक्सपेंशन कोफिशिएंट पता करना है तो क्या करोगे? तुम उसके टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर करोगे, उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाओगे और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने से देखोगे कि उसके लेंथ में कितना परिवर्तन आ गया। और जब तुमको लेंथ में परिवर्तन पता चल गया और ओरिजिनल लेंथ जो पहले था वो भी पता है और जितना टेम्परेचर का चेंज किया वो भी पता है, तो ये एक्सप्रेशन आपको किसका देगा?
अल्फा इक्विवेलेंट का, या अल्फा का। अल्फा क्या होता है? डेल 1/L dl by d थीटा, या 1/L डेल्टा L by डेल्टा थीटा। तो यहां पे 1/L कितना होगा? L1 प्लस L2, तो 1/L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा L नेट जो होगा वो क्या होगा? इसका डेल्टा L1 और इसका डेल्टा L2, तो दोनों का डेल्टा L नेट जो हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ऊपर में जो लिखा हुआ वो क्या है? डेल्टा L नेट, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। नीचे में जो वो क्या है? ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L1 प्लस L2 आर डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, देन यू विल गेट अल्फा ऑफ द कॉम्बिनेशन। इज दैट ओके? कोई समस्या? छापो। हाँ, अब एक चीज पढ़ाएंगे, सुनो ना, एक और चीज हम लोगों को पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तुम सब नए हो, एक चैप्टर नहीं पढ़े हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कुछ कुछ बात तुमको बताना पसंद करेंगे। एरर तो पढ़े हुए हो तुम लोग, क्या पढ़े हो? थोड़ा सा इस चीज को पढ़ाने के लिए हमको दो चीज का जरूरत है, एक तो एरर का थोड़ा सा नॉलेज और दूसरा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो हम रटवा देंगे तुमको, डायरेक्ट लिख देंगे, बोलेंगे मानो तो मानना ही पड़ेगा तुमको। सुनो, हटा इसको। एरर जब पढ़े थे, अरे लो सर, नो सर, नो सर, डन। सुनिएगा, एरर जब हम पढ़े थे तो हम लोग लिखे थे a बराबर b की पावर x और c की पावर y। ठीक, अगर ऐसा है तो एरर इन a बाई जो भी a का एक्चुअल वैल्यू है इज इक्वल टू x टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस y टाइम्स, इनफैक्ट x और y में मॉडुलस लगा होता था, नहीं पावर में यहाँ पे -2 है तब भी यहाँ पे 2 टाइम्स ही होगा, है ना? ये चीज पढ़े थे। मान लीजिए इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², है ना? हाफ तो खैर एक कांस्टेंट है, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय जो मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको के नॉट हम लोग बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास बाय m नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरर इन वेलोसिटी बाय v नॉट। ये चीज हम बताए हुए हैं ना, तुमको बता रहे हैं, ठीक है? हर चीज के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट संभव ही नहीं है। तुम कितना भी परफेक्ट स्केल ले लोगे, लेंथ का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एंड पॉइंट होगा वहां पे रखने पे कुछ ना कुछ तो समस्या होगा। जिस चीज को रख रहे होगे उसका भी कुछ थिकनेस होगा, तो एग्जैक्ट लेंथ का रीडिंग या टाइम का रीडिंग या वेलोसिटी का एग्जैक्ट रीडिंग कभी भी संभव नहीं है। हर एक मेजरमेंट अपने साथ कुछ एरर लेके आता है। ये इस एरर का ही ये बारे में डिस्कस कर रहा है कि अगर वेलोसिटी को मेजर करने में एरर हमको हुआ डेल्टा वी का, मास को मेजर करने में एरर हुआ डेल्टा एम का, तो काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर होगा डेल्टा के का, वेयर डेल्टा के इज गिवन बाय दिस। मेरा बात समझ में आया? कि मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसा दे देता कि एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 ± 0.001 kg, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का मीन मतलब ऑब्जेक्ट का मास ऑलमोस्ट 2 kg है, लेकिन उसमें एरर का संभावना कितने का है? 0.001 kg का, लगभग 1 ग्राम का। इज दैट ओके? 1 ग्राम ज्यादा और 1 ग्राम कम उसके बीच में हो सकता है। मतलब इसका मास कहां से कहां के बीच हो सकता है? 1 किलो 999 ग्राम से लेकर के 2 किलो 1 ग्राम तक हो सकता है, ये बताता है। ठीक है क्या? तो इसमें डेल्टा एम क्या हो गया? 0.001 और एम नॉट क्या हो गया? 2। इज दैट ओके? ये बता रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि डेल्टा वी का वैल्यू हम लोग लिखे कि 5 ± 0.01 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी जो होगा 5 - 0.01 मीटर पर सेकंड से लेकर के 5 + 0.01 सेकंड के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमने जो मेजरमेंट किया 5 मीटर पर सेकंड, उसमें 0.01 मीटर पर सेकंड का एरर हो सकता है। सो डेल्टा वी इज 0.01 एंड वी नॉट इज 5। अब इसके बेसिस पे हमको बोलता है कि राइट काइनेटिक एनर्जी, राइट
काइनेटिक एनर्जी। तो पहला बात तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में एक चीज आता है के नॉट, एक चीज क्या आता, वो सिंपली होता हाफ एम नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, हाफ इंटू एम नॉट की जगह पे 2 और वी नॉट की जगह पे 5 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है 25। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे के नॉट प्लस माइनस डेल्टा के नॉट का वैल्यू तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिए, लेकिन डेल्टा के का वैल्यू पता करने के लिए इस एक्सप्रेशन में सारा चीज पुट करते हैं। इस एक्सप्रेशन के लिए डेल्टा एम हमको मालूम है क्या, ये एम नॉट मालूम है क्या 2, डेल्टा वी मालूम है क्या, ये वी नॉट मालूम है क्या 5, के नॉट मालूम है क्या ये, तो डेल्टा के इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आ जाएगा ना, वहां से हम लोग डेल्टा के पता करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बोलेंगे ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन विथ सम एरर। इज दैट ओके? बात समझ गए, नया तो नहीं है। अब यहां पर जो हम 2 लिए वो इसलिए लिए क्योंकि यहां पावर में 2 था, वही ये फॉर्मूला बताता है। ये जो फॉर्मूला बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जो भी चीज पावर में होगा एरर के केस में वो कोफिशिएंट में नीचे चला आएगा। कोई दिक्कत क्या? तो मान लीजिए अगर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, एल इज लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पाई एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2। तो अगर हम इसका एरर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई इज इक्वल टू 2 पाई तो नहीं होगा, जैसे यहां पे एरर में कहीं पर भी हाफ तो नहीं था, नहीं, तो इसीलिए जो कांस्टेंट है वो एरर में नहीं आता है। ठीक, डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई प्लस हाफ इंटू, ये है पावर में -1/2 लेकिन नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी नॉट। ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, इसका जरूरत हमको पढ़ने वाला है अभी अपने टॉपिक में। ठीक है क्या? दूसरी बात, एक कोई सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है कि एक बड़ा सा रॉड होता है, उसमें एक बहुत छोटा सा बॉल बंधा हुआ होता है। असल में जो ये एल नॉट है वो एल नॉट कहां से कहां तक का लेंथ होता है, रॉड का लेंथ नहीं होता बल्कि यहां से लेकर के बॉल के सेंटर तक का होता है। ठीक है क्या? लेकिन जनरली बॉल का लेंथ, बॉल का रेडियस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इस एल नॉट को हम लिख लेते हैं इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड या स्ट्रिंग जो भी है। तो किसी एल नॉट लेंथ के रस्सी से या स्ट्रिंग से या रॉड से एक मास बंधा हुआ है। अब इसको अगर हम ऐसे हल्का सा थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो वो बहुत देर तक ऐसे 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 से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर, जैसे यहां से चला फिर ये इधर गया और फिर ये वापस यहां आया, तब क्या हो गया, इसका एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल जो है इसका लेंथ, एल जो है इसका लेंथ है, किसका, स्ट्रिंग का लेंथ, गिवन दैट कि बॉल का साइज बहुत नेग्लिजिबल है। अदरवाइज एल क्या है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, जनरली बॉल का साइज नेग्लिजिबल होगा। ठीक है क्या? तो ये होता है टाइम पीरियड। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरल केसेस में ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली उसको 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है क्या? एक तो हम इसका यूज करेंगे अभी वाले टॉपिक में, और दूसरा इस एरर वाले फॉर्मूला का। तो क्या हम लोग शुरू करें? ठीक है सर। अब हम लोग अपने वापस से अपने ओरिजिनल चीज पे आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे के कॉपी में ये नहीं लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये एरर वाला फॉर्मूला, एरर वाला फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। आप लोग को तो मैं पढ़ाऊंगा, इन लोगों को हम बहुत पढ़ाए थे एरर। ठीक है, तो ये जरूर ही लिखा हुआ होगा आपके कॉपी में। ठीक है सर, बेसिकली ए इक्वल टू बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई है। अब डेल्टा ए बाई ए नॉट बराबर एक्स टाइम्स डेल्टा बी बाई बी नॉट, वाई टाइम्स डेल्टा सी बाई सी नॉट, वाई की जगह पे मॉडुलस वाई, एक्स की जगह पे मॉडुलस एक्स। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक, मेरा बात को समझना, जो घड़ियां होती हैं वो कई बार डिजिटल होता है, अब तो बहुत सारा। एक मान लो कि हम लोग एक ऐसे घड़ी का बात कर रहे हैं जो कि पेंडुलम बेस्ड क्लॉक है। किसका बात कर रहे हैं? पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। पेंडुलम बेस्ड क्लॉक क्या होता है समझना मेरी बात, कैसे काम करता है। एक सिंपल पेंडुलम है, एक लेंथ कितना है इसके स्ट्रिंग का या जो भी मेटल वायर है उसका लेंथ है
L0, ठीक है। इसको हम हल्का सा झटका दे दिए और छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां आएगा। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, ये फिर यहां जाएगा और फिर ये यहां आएगा। अब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है क्या। इसके लिए जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है। अब हम लोग एक घड़ी बनाए, हम लोग एक क्या बनाए, ये सिंपल पेंडुलम मेरा क्या हो गया, घड़ी। कैसे हो गया घड़ी, समझना। एक आदमी इस सिंपल पेंडुलम को बनाया और वो एग्जैक्टली ये बोल दिया कि अगर एक ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर लिया, माने मीन से वापस मीन, मतलब ये अपने मीन पोजीशन से इधर गया और फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो मान लो एक ऑसिलेशन का हमको बोला कि टाइम पीरियड जो है लेट्स से 1 सेकेंड है। मान लो कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां मीन से यहां पर आया, फिर इधर गया, फिर यहां आया, तो कितना सेकंड बीत गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहां से शुरू किया, इस एक्सट्रीम तक गया और फिर वापस यहां आ गया, तो कितना ऑसिलेशन हो गया, 1 ऑसिलेशन हो गया और 1 सेकंड हो गया। हम क्या किए, हम एक ऐसा पेंडुलम ढूंढ लिए हैं जिसका टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकंड। फिर इसके बगल में वो कुर्सी लगा करके एक आदमी को बिठा दी, एक आदमी को, तुमको बोले कि देखो जितनी बार यहां से गया, पहला बार आया तो तुम बोलना 1, क्या बोलोगे, फिर उसके बाद आया तो तुम बोलना, उसके बोले खाली तुम क्या करो, गिनती करो, 0 से शुरू हुआ, उसके बाद जितनी बार यहां पे आ जाएगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसका, तुम गिनती 1 से बढ़ाते चले जाना। तो गिनती करना शुरू किया, सुबह में बिठा दिया उसको, कुछ देर बाद आए, मान लो कि वो गिनती कर लिया 60, तो दैट मीन्स हम क्या समझे कि 60 सेकेंड बीत गया, मतलब 1 मिनट बीत गया। फिर हम थोड़ी देर बाद आए और हमको सुनाई दिया 3600 तो हम समझ गए कि 3600 सेकेंड बीत गया, मतलब 1 घंटा बीत गया। तो नाउ आई हैव इन्वेंटेड अ क्लॉक, पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। ये आदमी जो गिनती कर रहा है वो हमको क्या बता रहा है कि कितना समय बीत रहा है ना, बीत चुका है। इज दैट ओके? क्लॉक का फंडा समझ में आ गया। अब सुनो, ये आदमी को हम नौकरी पे रखे थे दिसंबर महीने में, ठीक, काम कर रहा था प्रॉपर, 3-4 महीना बीत गया, महीना आ गया मई जून, ठीक है। मई जून में भी इसका काम यही है, सुबह से शाम तक गिनती करना। मान लो 0 से शुरू किया और 60 तक गया, लेकिन मई जून महीने में जब 0 से 60 तक गया तो हम तो बोलेंगे कि कितना देर हो गया, 1 मिनट हो गया। क्या वो 1 मिनट हुआ होगा? उसमें कुछ दिक्कत आ गया होगा। क्या दिक्कत आया होगा? चूंकि मई जून महीने में जाकर के टेम्परेचर बढ़ गया होगा। हमने इस मशीन को जो बनाया था वो सही टाइम बता रहा था। इसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 1 सेकंड था। किस महीने में? दिसंबर महीने, जब एनवायरमेंट टेम्परेचर था कुछ 7 डिग्री सी, 6 डिग्री सी, 10 डिग्री सी, लेट से 10 डिग्री सी। अब आ गया मई जून और एनवायरमेंट टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सी, है ना। तो जैसे एनवायरमेंट टेम्परेचर बदला, इस ऑब्जेक्ट का, इस वायर का लेंथ भी जो होगा एक्सपेंड कर जाएगा, बदल जाएगा। और अगर एक्सपेंड करेगा तो ये एल भी चेंज हो, बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है क्या। तो अब जो है ये पहले ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा था, पहले ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा था, यहां से चला, देखो यहां से चला और ये एक्सट्रीम पे गया और फिर यहां पे इस एक्सट्रीम पे आया, कितना देर बीत गया। लेकिन मई जून जाने में, मई जून का महीना जब आया तो फिर लेंथ बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। हो सकता है वो कितना हो गया, 1.2 सेकेंड हो सकता है कि कितना हो गया, 1.2 सेकेंड, क्योंकि लेंथ बढ़ चुका है तो इसका वैल्यू बढ़ गया। तो अब एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है, 1.2 सेकेंड लग रहा है। लेकिन ये बात हमको एहसास, हमको तो यही बोला गया कि एक ऑसिलेशन माने 1 सेकेंड, तो एक ही गिनती कर रहा है, वो एक ही गिनती कर रहा है। मान लो कि वो 5 गिनती कर लिया तो उसके मुताबिक कितना सेकंड हुआ। हम आगे पूछे तो बोला 5 गिनती माने 5 सेकंड। सच्चाई में कितना हो चुका है, 1.2 into 5 दैट इज 6 सेकंड हो चुका है, 6 सेकंड बीत चुका है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम उसको 5, मतलब बज रहा होगा 12, पढ़ रहे होंगे 11, है ना। तो मेरा घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया। मेरा घड़ी क्या हो गया, नहीं समझे मेरा बात। जो वो बता रहा है असल में समय उससे ज्यादा हो चुका है, समय उससे। तो जब वो हमको कह रहा होगा कि सर 9 बज रहा है, तो सच्चाई में हो सकता है 10 बज रहा हो, तो मेरा घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया। सो घड़ी के स्लो होने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक हैज लॉस्ट सम
टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक हैज लॉस्ट सम टाइम। मेरा बात समझ में आ गया। इसका उल्टा अगर होता, मई जून में ही हम इसको कैलिब्रेट किए होते, मतलब मई जून में टेम्परेचर जब 45 था उस समय में इसका एक ऑसिलेशन लेट से 1 सेकंड था, और दिसंबर आ गया तो इसका लेंथ क्या हो गया, घट गया। टेम्परेचर घटा तो लेंथ घट गया। लेंथ जैसे ही घटा तो टाइम पीरियड भी, तो पहले 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा, तब हो सकता 0.8 सेकंड में 1 चक्कर लगा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो हम उस आदमी के पास आए, मान लो वो 0 से शुरू किया था और बोल रहा है 5, तो हमको तो लगा कि 5 सेकंड बीता, जबकि बीता कितना है, 0.8 इंटू 5 दैट इज 4 सेकंड। यस और नो? तो वो बोल रहा है 1, वो बोल रहा है 5, बीता मात्र 4। तो एक्चुअल में वो बोल रहा है 10 बज गया, लेकिन बज रहा है सिर्फ, तो उसका घड़ी क्या हो गया, उसका घड़ी क्या हो गया, फास्ट। तो अब जो है क्लॉक का घड़ी फास्ट हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक हैज गेन्ड सम टाइम। पिछला केस में क्या बोले थे, क्लॉक हैज लॉस्ट सम टाइम, अब क्या बोलेंगे, क्लॉक हैज। इस टॉपिक में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दिन भर में इस तरीके का हरकत हो गया कि टेम्परेचर बढ़ चुका है तो दिन भर में घड़ी कितना स्लो होगा, या टेम्परेचर अगर घट चुका है तो दिन भर में घड़ी कितना फास्ट हो जाएगा, दिन भर में, 1 घंटे में या 10 दिन में। मेरा बात समझ गए तुम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप पढ़ाई कर लेते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ कितना है, L0, उसका लेंथ कितना है, और तब ये जो ऑसिलेट कर रहा होगा वो ऑसिलेशन का, ये ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई, या टी, सुनो ना 1 मिनट रुक जाओ, इन जनरल कोई गलती कहले करेंगे, इसको लेंथ को एल ही बोलते हैं, ठीक। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेंथ बदल सकता है, टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने से लेंथ घटेगा, उसको पानी पिलाओ यार, सो रहा है। हाँ, तो अब अगर हम लोग इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा टी बाई टी क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी बाई टी क्या लिखेंगे, या डेल्टा टी बाई टी नॉट क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा एल बाई प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई, इज दैट ओके। जनरली ये होता है कि तुम्हारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा तो होता ही होगा ना, है ना। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बदलने से, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर बदलने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई फर्क पड़ता है, वैसे थोड़ा थोड़ा, बहुत भयंकर फिजिक्स है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो क्या होगा, जो पोलर रीजन का आइस है वो सब मेल्ट होकर के किधर आ जाएगा, पहला आदमी जो बोला आइस मेल्ट होकर पानी तो बनेगा सर, लेकिन पोलर रीजन का आइस मेल्ट होकर किधर आ जाएगा, इक्वेटर के आसपास आ जाएगा। इस प्रक्रिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो अर्थ का ओमेगा घट जाएगा, अर्थ का ओमेगा घट जाएगा, अर्थ का ओमेगा घट जाएगा। तो कहीं पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm/r² के अलावा एक स्यूडो फोर्स का भी फैक्टर आता है, -ω²r। तो ओमेगा के बदलने से वो स्यूडो फोर्स की वजह से जी का वैल्यू भी थोड़ा सा चेंज होता है, बट उसे फर्जी बात है, उसका यूज नहीं है कोई यहाँ पे। ये चीज क्या है, 0, इज दैट ओके। तो हमारे समझ में क्या आया कि डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल नॉट, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अगर हम यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल नॉट। तो डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा, ये हो गया डेल्टा टी बाई टी नॉट, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज। अच्छा, दूसरी बात कि डेल्टा टी का वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट। अब यार जितना देर हम यहाँ पे रख देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को
टाइम पीरियड में कितना, मतलब टाइम में कितना चेंज होगा वो हमको मिल जाएगा। इज दैट ओके? तो मेरा बात सुनना। हेलो, अगर हम तुमको ये एक्सप्रेशन पहले लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर बताते हैं तुमको। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। अरे गधा लिख लियो, तब मुंह क्या बना रहे थे। लिखना, पेंडुलम मेड अप ऑफ स्टील, पेंडुलम बेस्ड क्लॉक made up of steel gives correct reading at 20 डिग्री C, at 20 डिग्री C, ठीक है। अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री C इनवर्स, ठीक है। फाइंड द टाइम lost by clock per day if temperature is increased by if temperature is 30 डिग्री से, if temperature is 30 डिग्री से। एक पेंडुलम बेस्ड क्लॉक जो है वो सही टाइम कितना डिग्री पे बताता है? 20 डिग्री सी पे। अल्फा स्टील भी हम दे दिए तुमको जिसका वो बना हुआ है, और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री सी पे एक दिन में कितना, क्या लॉस, टाइम लॉस का मतलब घड़ी कितना स्लो हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटा में घड़ी कितना स्लो हो जाएगा, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। बात समझ गए? बोलो क्या यूज करोगे इसमें, सो बताओ। पहले तो दिमाग नहीं, अरे बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, सो बताओ। डेल्टा टी बाय टी नॉट, टाइम लॉस्ट बाय एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा, कहो हाँ। अच्छा, एक दिन में टी नॉट का एक्चुअल टाइम, तो एक दिन में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। 3600 गुने 24 ना, हाँ। तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 3600 गुना एक घंटा में 3600 सेकंड, दैट इंटू 24, 42,000 समथिंग आता है कुछ। और अल्फा का वैल्यू तो दिया ही है, और डेल्टा थीटा कितना हो गया? 20 से 30 हो गया ना, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया? 30 माइनस 20, दैट इज 10। इज दैट ओके? तो डेल्टा टी बाई टी नॉट इज 3600 गुणे 24 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, अल्फा इज हाउ मच? 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा थीटा इज हाउ मच? 10। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2 गुणा 24 गुणा 3600 गुणा 10 की पावर -4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का बोलो, ठीक लिखे है ना? 10 के बाद -4 नहीं होगा, 10 के बाद -3 होगा। ये वो 10 खा गए थे ना, 5/2 है ना, तो ये 10 की पावर -3 होगा ना। सब में यस सर बोलते हो यार तुम लोग, यस सर, ठीक है। 5/2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये तो लिखा ही हुआ है। तो आपका ये हो गया अल्फा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यस और नो, आप मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट। देख लो कोई गड़बड़ बात तो नहीं। अच्छा, तो 216 सेकेंड तुमने कैलकुलेट कर लिए? तुमको भरोसा नहीं है हमको? 216 ही आ रहा है। 6 पंचे 180। तुम लोग बोले तो ठीक ही बोल रहे होगे यार। 216 सेकेंड, मतलब ये
3 मिनट और 36 सेकेंड, इतना स्लो हो गया एक दिन में। कोई गलत बात है क्या? अगर ये कैलकुलेशन गलत होगा तो इसमें मेरा गलती, गधे हैं बहुत सारे लोग, हो सकता है अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक, इधर ओके, अगला सवाल दे। सब लोग लिख चुके हो? जल्दी लिखो यार।